दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रावपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। इस गांव के मुखिया राम सहाय अग्रवाल थे। सभी गांववासी राम सहाय काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। राम सहाय काका की एक ही संतान थी, चंपा। 15-17 साल की चंपा बहुत ही शरारती और नटखट थी और उसके चेहरे पर भोलापन ज़रूर छलकता था। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती है, उनकी लड़की को अच्छा घर बर मिल जाए और अपने ससुराल में खुश रहे। राम सहाय काका भी चंपा के लिए आसपास के गांव आना जाना शुरू कर दिया। एक बार पास के एक गांव के मुखिया, जो उनके ही दोस्त थे, उनकी नज़र में एक लड़का है, ऐसा उन्होंने कहा। अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। राम सहाय काका के हाँ करते ही उसके मुखिया मित्र की विनती से ही चंपा का विवाह तय हो गया। चंपा का पति पंकज उस समय गुजरात में कुछ काम करता था। पंकज देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर लड़का था। वह राम सहाय काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और काका ने नम आंखों से चंपा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंपा अपने ससुराल में भी सबकी प्यारी हो गई। 1-2 महीने चंपा के साथ बिताने के बाद पंकज भारी मन से गुजरात की राह पर निकल पड़ा। चंपा ने पंकज को समझाया कि कमाना भी ज़रूरी है और 5-6 महीने ही तो काम करना है, उसके बाद दिवाली पर आप फिर से घर आओगे। तब तक मैं नज़रें बिछाकर आपका इंतज़ार करूँगी। गुजरात पहुँचने पर पंकज ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंपा का शरारती चेहरा उसके आँखों के आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंपा की याद आती। वो अपने दिल की बात अपने 5 अच्छे दोस्तों को बताता था। पंकज दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंपा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता था। 5 दोस्त चंपा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार पंकज से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। पंकज कहता, मैं खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूं। खैर, अब पंकज के दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई, उससे पंकज अनजान था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन पंकज से कहा, यार भाभी को यहीं ले आओ।
कुछ दिन रहेगी, गुजरात भी घूम लेगी और उसको बहुत ही अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ाना। पर पंकज अपने बूढ़े माँ बाप को याद करके कहता है कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बापू की देखभाल के लिए गांव में चंपा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन पंकज की बेकरारी और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो पंकज का काम में एकदम से मन ही नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को पंकज के 5 दोस्तों ने पंकज से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। पंकज अभी कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके 5 दोस्तों में से एक ने कहा कि यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने हम दोस्त लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माँ बाप से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो कोई गांव ही नहीं है। इसी गुजरात में पैदा हुए हैं और गुजरात को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव में घूमें। पंकज को अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही पंकज अपने उन 5 दोस्तों के साथ गांव आ गया। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़ी वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना जा जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार पंकज अपने दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंची गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी ना थी। उन्हें एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जाना पड़ा। जंगल में चलते चलते अब पंकज से उसका एक दोस्त बोला, भाई पंकज, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है? चलते चलते मेरे तो पैरों में दर्द हो गया है। पंकज ने खुश होकर बोला, बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। पंकज की बात सुनकर उसका दोस्त हांफते हुए बोला, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, और वहीं बैठ गया। उसकी बात सुनते ही पंकज ने कहा कि यार हम लोग पहुंच गए हैं, मुश्किल से 5 मिनट ही लगने हैं। पर पंकज की बातों को अनसुनी करते हुए उसके दूसरे 4 दोस्त भी पहले ही दोस्त के साथ जमीन पर बैठ गए। अब पंकज बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। पंकज के रुकते ही उसके दोस्तों ने झोले में से एक अच्छी नई साड़ी निकाली और साथ ही चूड़ी निकालते हुए कहा, यार पंकज, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही पंकज ने कहा, यारो इसकी क्या ज़रूरत थी? पर उसके दोस्त हंसकर बोले, ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद पंकज का एक दोस्त बोला, क्यों ना भाभी को सरप्राइज दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ ले आओ। हम लोग यहाँ भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चल लेंगे। भोला पंकज हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 20-30 मिनट बाद चंपा को लेकर
दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था? चंपा से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंपा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंपा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। चंपा और पंकज को समझ पाते इससे पहले ही एक दोस्त ने तेज आवाज में पंकज से बोला, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता था, पर तुम बिन बताए आकर इस गांव में इससे शादी कर ली। उनकी बात सुनकर पंकज ने भोलेपन से कहा, भाई आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात ही नहीं की थी। जब मैं घर आया तो यहाँ माँ बापू ने शादी कर दी मेरी। अब मैं उनसे मना कैसे कर सकता था? पर पंकज की इन भोली बातों का उन 5 राक्षसों पर कोई असर नहीं होने वाला था। उनमें से 2 ने पंकज को कस के पकड़ लिया और बचे 3 लोगों ने चंपा के साथ बदतमीजी करने लगे। अभी चंपा और पंकज चिल्लाकर आवाज लगा पाते इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़े ठूस दिए गए। फिर चंपा और पंकज को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने पंकज की बेरहमी से हत्या कर दी और वहीं चंपा की इज्जत लूट ली। चंपा चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन राक्षसों को चंपा पर दया नहीं आई। अंत में उन 5 ने चंपा को मार दिया और वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दी। आग लगाने के बाद ये 5 जिधर से आए उधर भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंपा और पंकज के जिस्म। सब कुछ स्वाहा हो गया। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चंपा और पंकज घर नहीं आए तो पंकज के पिताजी ने पंकज के आने और चंपा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को पंकज और उसके कुछ पड़ोसी मसाल लेकर चंपा और पंकज को खोजने निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर कर दी गई। पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। अब पंकज के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा कि पंकज अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए गुजरात चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बापू को बताएगा तो वो उसे लेकर नहीं जाने देंगे। आखिर गुजरात में पंकज कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी पंकज के माता पिता को कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब पंकज के माता पिता ने बिना चंपा और पंकज के रहना सीख लिया। उधर गुजरात में एक दिन अचानक उनमें से ही एक दोस्त के घर कोहराम मच गया। हुआ ये था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसको पंखे से लटका दिया और उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे। अब वो इस दुनिया से विदा ले चुका था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया
कि पिछले 1 महीने से इस लड़के की हालत थोड़ी खराब थी, दिमागी हालत भी कह सकते हैं। वहीं उसकी बहन ने बताया कि जब वो अपने कमरे में था तो सिर्फ एक डरावनी आवाज़ आ रही थी जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, अब तेरा भाई नहीं बचेगा, नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। इतना कहते ही भाई की आवाज़ आना बंद हो गई। बहन की इतनी बात सुनते ही पुलिस और आसपास खड़े लोग पूरी तरह से डर गए थे, क्योंकि उस लड़के का जो हाल हुआ था वो बहुत ही डरावना था। वह किसी इंसान ने नहीं बल्कि भूत प्रेत ने ही किया था। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। इसके अगले पार्ट के रूप में एक कहानी और आ सकती है कि क्या उस दोस्त का ही ये हाल हुआ और बाकी 4 लड़कों के साथ